हेलो बच्चों। मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लास्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, सिर्फ उसको। तो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेट करना, बढ़ाना या घटाना। एक हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस है, उसको मेंटेन करने के लिए कोई और सेंटर होता है। लेकिन ब्रीदिंग कोई कांस्टेंट रेट से तो नहीं चलती, उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है डिफरेंट कंडीशंस में। तो उसको रेगुलेट करने वाले कौन कौन से सेंटर्स हैं और उनका रेगुलेशन कैसे होता है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में कुछ जो डिसऑर्डर्स एनसीईआरटी में मेंशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म से। ये आपके सामने है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बेटा, एक जो नॉर्मल ब्रीदिंग है हमारा, जो नॉर्मल रेट से हम ब्रीदिंग करते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए एक सेंटर होता है हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा पर। मेडुला ऑब्लंगाटा ये हमारे हाइंड ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट है, हाइंडर मोस्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो मेडुला ऑब्लंगाटा पर एक स्पेशल सेंटर होता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, विच इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। किस तरह का रेगुलेशन? नॉर्मल ब्रीदिंग का रेगुलेशन। तो बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल जो होते हैं ना हमारे, वो 5 सेकेंड की होती है। हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल जो होता है वो 5 सेकेंड का होता है। उसमें इंस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो 2 सेकेंड्स का होता है और एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस है 3 सेकेंड्स का होता है। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 5 सेकेंड का। तो एक ब्रीदिंग साइकिल नॉर्मल कंडीशन में हमारी 5 सेकेंड की होती है। ये जो 5 सेकेंड की ब्रीदिंग साइकिल है, इसको रेगुलेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास। ये कैसे रेगुलेट करता है, ये मैकेनिज्म तो बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन इसको यदि आप ऐसे समझें कि ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये न्यूरल सेंटर है। न्यूरल सेंटर का क्या रोल होता है? इम्पल्स रिलीज करना, इम्पल्स जनरेट करना। तो ये हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, डायफ्राम है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, उनके लिए वो इम्पल्स भेजता है उनको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। तो सोचो कि ये दो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो चेस्ट एक्सपेंड करेगा, चेस्ट की साइज बढ़ेगी, चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि लंग्स एक्सपेंड करेगा। अब लंग्स जब एक्सपेंड करेगा तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, जिसको हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, वो कम हो जाएगा और एयर इन करेगा। ये जो एक्टिविटी है जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं, वो कितने सेकंड का होगा? 2 सेकंड का होगा। अब अगले 3 सेकंड तक ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो उन मसल्स को इम्पल्स भेजना बंद कर देता है। जब वो इम्पल्स भेजना बंद कर देता है तो चेस्ट जो एक्सपेंड कर रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब चेस्ट की वॉल्यूम कमेगी। अब चेस्ट की वॉल्यूम कमेगी तो लंग्स की वॉल्यूम भी कमेगी, और लंग्स का वॉल्यूम जब कम होगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन है। तो प्रेशर लंग्स के अंदर ज़्यादा होगा तो एयर हम एक्सहेल करेंगे। ये एक्टिविटी कितने देर की होगी? 3 सेकंड की होगी। इसलिए हम कहते हैं कि एक ब्रीदिंग साइकिल नॉर्मल कंडीशन में 5 सेकंड का होता है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। लेकिन ब्रीदिंग का रेट घटता बढ़ता भी तो है। तो ब्रीदिंग का रेट घटने बढ़ने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घटाने बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन है। पोन्स रीजन जो है, पोन्स वेरोलाई जिसको कहते हैं, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। इस पर, पोन्स के रीजन पर एक दूसरा सेंटर होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये हमारे ब्रीदिंग के रेट को घटा बढ़ा सकता है। कैसे घटा बढ़ा सकता है? जैसे अभी हमने क्या कि हमारे जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, उसमें स्विच ऑफ टाइम का मतलब है कि जब वो इम्पल्स भेजना बंद कर देता है, उसका ड्यूरेशन कितना है? 3 सेकंड का है। अब तुम सोचो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर को 5 सेकंड के लिए स्विच ऑफ कर दे, 5 सेकंड के लिए स्विच ऑफ कर दे, तो हर 5 सेकंड के बाद वो इम्पल्स जनरेट करेगा ना इंस्पिरेशन के लिए। तो ब्रीदिंग का रेट क्या होगा? कम हो जाएगा। अब नॉर्मल स्विच ऑफ टाइम है 3 सेकंड, और उसको
1 सेकंड के लिए वो स्विच ऑफ रहने दे, तो हर 1 सेकंड के बाद अब वो इम्पल्स जनरेट करेगा, ब्रीदिंग का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा ब्रीदिंग का रेट क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये जो ब्रीदिंग का रेट बढ़ाना घटाने का काम है, वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का, इसीलिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर को स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं। इसको स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं। इसको कौन रेगुलेट करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर करता है, बाय चेंजिंग द स्विच ऑफ टाइम, बाय चेंजिंग द स्विच ऑफ टाइम। ये दो सेंटर हो गया, एक नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए हो गया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और एक दूसरा ब्रीदिंग के रेट को बढ़ाने घटाने के लिए हो गया न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसके अलावा कुछ और सेंटर्स होते हैं। एक है कीमो सेंसिटिव एरिया, नाम से लग रहा है कि ये एरिया जो है वो केमिकल, उस केमिकल के प्रेजेंस में सेंसिटिव होगा। वो केमिकल कौन है, ये दो केमिकल है, CO2 और हाइड्रोजन आयन। जब कभी CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए या हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, दोनों बात एक ही है, दोनों ही एसिडिक नेचर के होते हैं, चाहे CO2 हो या H प्लस आयन। तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जब कभी बढ़ जाए तो इस चीज को डिटेक्ट कौन करता है, कीमोसेंसिटिव एरिया। और ये कीमोसेंसिटिव एरिया रिदम सेंटर के पास ही होता है। तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया इन केमिकल को सेंस करके रिदम सेंटर को इन्फॉर्म कर देगा, और रिदम सेंटर को इन्फॉर्म कर देगा। जब ये रिदम सेंटर को इन्फॉर्म करेगा तो उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट होगी, और एडजस्टमेंट के कारण ये जो है CO2 या H प्लस आयन ये हमारी बॉडी से बाहर निकल आएगा। तो एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। एक और स्ट्रक्चर के बारे में आप जानिए, एक है एओर्टिक आर्च और एक है कैरोटिड आर्टरी। ये दोनों आर्टरीज हैं, ये दोनों एओर्टा के ब्रांचेज हैं। तो एओर्टा के ब्रांचेज हैं जो हार्ट से, हमारे लेफ्ट साइड के हार्ट से बाहर आता है, उसकी कई ब्रांचेज होती हैं। तो उन्हीं में से कैरोटिड आर्टरी जो है ये ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। किसको, ब्रेन को। कैरोटिड आर्टरी, ये याद रखना, कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो ये जो दो आर्टरीज हैं इसके पास भी रिसेप्टर्स होते हैं, इसको कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। और वो किस तरह के केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए, इसी CO2 और H प्लस आयन को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे हमने कहा कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो CO2 कम होना चाहिए ना, H प्लस आयन कम होना चाहिए। जब कभी ये बढ़ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 या H प्लस, तो वो जो रिसेप्टर है उसको डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करके ये भी नेसेसरी सिग्नल देता है किसको, रिदम सेंटर। यदि नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया मान लो, तो ब्रीदिंग का रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज हो जाएगा ताकि वो जो एकुमुलेशन हो रहा था इन चीज़ों का, वो एक्सेलेशन के दौरान बाहर निकल जाए। तो कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्च ये दो स्पेशल आर्टरीज हैं जिसके अंदर CO2 और H प्लस के अमाउंट को डिटेक्ट करने के लिए, कि वो नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं होगा, डिटेक्ट करने के लिए वो सेंटर होता है जिसको कीमो रिसेप्टर सेंटर कहते हैं। तो ये जो अभी हमने लास्ट वाला पार्ट किया, दिस इज कॉल्ड एज द कीमो रेगुलेशन। एक हो गया न्यूरल रेगुलेशन और एक हो गया कीमो रेगुलेशन। केमिकल के जरिए जब रेगुलेट होता है ब्रीदिंग का रेट, तो उसको कीमो रेगुलेशन बोलते हैं। और वो दो केमिकल कौन है, CO2 है और H प्लस है। सीधा सीधा आप ये जानिए कि यदि हमें ब्रीदिंग के रेट को बढ़ाना है, यदि हमें ब्रीदिंग के रेट को बढ़ाना है तो हमारे बॉडी में CO2 और H प्लस आयन ज़्यादा होने चाहिए। ब्रीदिंग के रेट को कम करना है तो CO2 और H प्लस का अमाउंट हमारे नॉर्मल से कम होने चाहिए, तो ब्रीदिंग का रेट कम हो जाएगा। तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इन दिस रेगुलेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। जैसे इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यदि मैं कहूँ कि हमारे ब्रीदिंग का रेट बढ़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। इसका मतलब ये है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है। यदि मैं कहूँ कि ब्रीदिंग का रेट कम हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ज़्यादा है, इसका मतलब है CO2 कम है। मतलब हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो CO2 के लिए सेंसिटिव है, ना कि O2 के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन का रोल जो है
ब्रीदिंग प्रोसेस में कोई सिग्निफिकेंट रोल वो प्ले नहीं करता। ब्रीदिंग का रेट बढ़ेगा मतलब CO2 हमारे बॉडी में बढ़ गया, ब्रीदिंग का रेट कम हो गया इसका मतलब CO2 कम हो गया। हमें आंसर कार्बन डाइऑक्साइड के रिगार्ड में करना है, ना कि ऑक्सीजन के रिगार्ड में। तो ये बात ध्यान में रखनी। तो ये हो गया रेगुलेटरी प्रोसेस। अब आखिर में 3 डिसऑर्डर के बारे में हमें करना जो एनसीईआरटी में दे रखा है। एक तो है अस्थमा। अस्थमा जो है एक एलर्जिक रिएक्शन है। एलर्जिक रिएक्शन जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। कुछ लोगों की बॉडी कुछ एलर्जिन के लिए, कुछ फॉरेन सब्सटेंस के लिए कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो अस्थमा का जो एलर्जन है वो स्मोक हो सकता है, डस्ट हो सकता है, पॉलन हो सकता है। अब देखो अस्थमा का अटैक जो है वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि विंटर्स में कुछ प्लांट के पॉलन एटमॉस्फेयर में होते हैं और उसको इनहेल करने पर जो लोग उन पॉलन के लिए सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, उनमें अस्थमा का अटैक आता है। तो अस्थमा में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्यों होती है, थोड़ा इसको समझो। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्यों होती है? अस्थमा में एक केमिकल रिलीज होता है हमारे बॉडी में जिसको हम हिस्टामाइन कहते हैं। हिस्टामाइन, ठीक है। हिस्टामाइन का जो सोर्स है वो बेसोफिल सेल है जो हमारे ब्लड में होता है, और एक मास्ट सेल है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में होता है ना। ये केमिकल वहीं से रिलीज होते हैं। हम इन जनरल कहते हैं कि हिस्टामाइन इज वेसोडायलेटर, ब्लड वेसल को वो डायलेट करता है। लेकिन लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मसल्स हैं, स्पेशली ऑफ द मसल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योस, उसके लिए वो कॉन्स्ट्रिक्टर का रोल प्ले करता है। ये एक्चुअली ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योस में ये ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योस के अंदर क्या ये क्या कर देते हैं, ये ब्रोंक्योस्पाज्म का रोल प्ले करते हैं। ब्रोंक्योस्पाज्म का मतलब क्या होता है कि ब्रोंकाई के रीजन में जो मसल्स हैं उसमें स्पाज्म का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करा देना। जब वो कॉन्ट्रैक्शन के स्टेट में आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन के स्टेट में आने से क्या होगा, रेस्पिरेटरी जो पैसेज है वो नैरो हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी पैसेज जब नैरो हो जाएगा तो ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट, और व्हीजिंग साउंड वो प्रोड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन के कारण। व्हीजिंग साउंड का मतलब है नॉइजी साउंड, है ना। ब्रीदिंग करते हुए थोड़े से नॉइजी साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये अस्थमा है, इसमें एंटी एलर्जेंस लिए जाते हैं, इनहेल करते हैं। आप इनहेलर्स होते हैं, इनहेलर्स क्या करते हैं, इनहेलर्स के जो केमिकल्स होते हैं वो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योस को डायलेट कर देता है ताकि ब्रीदिंग आसानी के साथ हो सके, नॉर्मलाइज हो सके। उसी तरह से एक डिसऑर्डर इम्फाइसीमा, जो कि मेनली सिगरेट स्मोकिंग के कारण। इम्फाइसीमा डिसऑर्डर में एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है। जो सिगरेट का स्मोक होता है वो एल्वियोलाई की वॉल को डैमेज कर देता है, और ये डैमेज होने के कारण रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है। हमारे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जो एल्वियोलाई का सरफेस एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया के डैमेज होने से आ, क्या होगा, एल्वियोलर वॉल के डैमेज होने से सरफेस एरिया क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सरफेस एरिया कम होगी, और ऐसे ऐसे करते कि सिगरेट पीने से हमारी लाइफ कम होने लगती है धीरे धीरे करके। मेजर कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। तो इसमें यही याद रखना कि सिगरेट स्मोकिंग से होता है, और इसमें होता क्या है, सरफेस एरिया कम हो जाती है, ठीक है। सरफेस एरिया कम हो जाती है। और एक आखिरी डिसऑर्डर जो हम करने वाले हैं वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि ऑक्यूपेशन के कारण ही होता है, कुछ ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। खास करके ये डिसऑर्डर ऐसे लोगों में होता है जहाँ पर जो माइनिंग में काम करते हैं, जो माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो माइनिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों में दो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। एक को हम कहते हैं सिलिकोसिस, और एक को हम कहते हैं एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस, ये दो कॉमन डिसऑर्डर है जो माइनिंग एरिया में काम करने वाले वर्कर्स में होता है, जो सिलिका के डस्ट को इनहेल करने से या फिर एस्बेस्टस के डस्ट को इनहेल करने से के दौरान होता है।
इसमें क्या होता है कि सिलिका के डस्ट, एस्बेस्टस के डस्ट लगातार इनहेल करने से रेस्पिरेटरी पैसेज में लीजन हो जाते हैं, और उस लीजन को भरने के लिए वहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं वो एक्सेसिवली प्रोलिफरेट करते हैं, जिसको फाइब्रोसिस कहते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करता है, और प्रोलिफरेट करने के कारण रिस्पायरेटरी पैसेज क्या होती है, नैरो हो जाती है। हालांकि ये डिसऑर्डर थोड़ा लॉन्ग टर्म में डेवलप होता है, और ये डिसऑर्डर डेवलप होने की मेन वजह होती है कि जो प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाने चाहिए माइनिंग इंडस्ट्री में, वो नहीं लिए जाते। माइनिंग में काम करने वाले वर्कर्स को जो मास्क प्रोवाइड करने चाहिए, वो हाई क्वालिटी का मास्क प्रोवाइड करना चाहिए जो फाइन डस्ट को फिल्टर कर सके, लेकिन उन्हें ऑर्डिनरी मास्क दिया जाता है। यदि सुपीरियर क्वालिटी का मास्क यूज़ किया जाए तो इस डिसऑर्डर को होने से रोका जा सकता है। तो ये डिसऑर्डर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इसलिए कहलाता है क्योंकि वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, और प्रोटेक्टिव मेजर्स को अपनाने से इस डिसऑर्डर्स को रोका जा सकता है। तो बच्चों, हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक जो है वो पूरा कर लिया, और इसको कई भागों में छोटे छोटे लेक्चर्स के रूप में हमने कंप्लीट किया है। अ, मुझे उम्मीद है कि एनसीईआरटी के कंटेंट को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।